कोई बात नहीं, ये भी मेरी तरह हिस्ट्री ज्योग्राफी में वीक है। शुक्र है मेरे ट्रांसपोर्ट बिजनेस के लिए फ्लीट एज ऐप है। ट्रक की सर्विस हिस्ट्री से लेकर सर्विस कब ड्यू है सबकी जानकारी मिल जाती है। सोच क्या रहे हो? अब ट्रैक करो, प्लान करो, एनालाइज करो। आज ही फ्लीट एज ऐप डाउनलोड करो माइलेज कंट्रोल में, बिजनेस कंट्रोल में, लाइफ कंट्रोल में। जो अब तक पर्दे में था वो चौराहे पर आ गया। जो घर के अंदर रार थी वो बाहर आ गई। लंबे समय से कहा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी में आजम खान वर्सेज अखिलेश यादव कुछ चल रहा है, ऐसा शह और मात का खेल। वो सारी स्थिति आज साफ हो गई। पिछले 72 घंटे में समाजवादी पार्टी में 2 स्थानों के उम्मीदवारों के चयन को लेकर जो गति और दुर्गति हुई, रामपुर और मुरादाबाद, उसके बाद अब कोई तर्क बचता नहीं जो ये कह सके कि नहीं सब कुछ अच्छा है, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। घंटों के आधार पर बोले इनका टिकट कट गया अब उनका हो गया, फिर बोले उनका कट गया अब इनका हो गया। ऐसा बिजली में भी इतना फ्लक्चुएशन नहीं। और ये सब करिश्मा तब जब आजम खान जेल में है सीतापुर में। अंततः इस चौसर में आजम खान ने बाजी इस हद तक तो जीत ही ली कि अखिलेश यादव ने मुरादाबाद से अपने मौजूदा सांसद एसटी हसन को चुनाव लड़ाने की जो कोशिश की वो उस कोशिश में नाकाम हो गई। और आजम खान ने जो बीटो जिसके लिए लगाया था, रुचि वीरा के लिए, अंततः अखिलेश यादव को रुचि वीरा के फॉर्म पर ही साइन करके देना पड़ा और रुचि वीरा ही मुरादाबाद से अधिकृत प्रत्याशी हुई समाजवादी पार्टी की। ये राउंड तो आजम खान जीत गए। अब रामपुर में पेच फंसा है अभी। लेकिन आजम खान ने कहा था कि रामपुर में अखिलेश यादव लड़े, अन्यथा हमारी तरफ से बहिष्कार, अगर अखिलेश यादव नहीं लड़ते। अब अखिलेश यादव को तो लड़ना नहीं था वहां से, रामपुर से। तो एक पार्लियामेंट स्ट्रीट में जो मस्जिद है उसके इमाम है नदवी, उनको खोजा गया और कहा गया कि भाई रामपुर के रहने वाले हैं, अल्पज्ञात हैं लेकिन हैं वहीं के रहने वाले, बोले इनको सपा का सिंबल दे दो। नदवी साहब चार्टर्ड विमान से वहां प्रक्षेपित किए गए रामपुर में कि भैया जाओ भागते भागते भरो फार्म नामांकन का। नदवी साहब ने भर दिया। लेकिन आजम खान के भी 2 शागिर्दों ने, एक तो आसिम रजा है, आसिम रजा और आजम खान रामपुर में एक ही माया एक ही छाया, और एक दूसरे हैं। आजम खान के 2 शागिर्दों ने भी पर्चा भर दिया और वो भी कह रहे हैं कि हम सपा के अधिकृत उम्मीदवार हैं। लो, यानी अभी यहां मुकाबला खुला हुआ है, मुरादाबाद की तरह बंद नहीं हुआ। स्कोर बोर्ड पर परिणाम अभी नहीं आया। मुरादाबाद में तो आ गया कि 1-0 से मैच हो गया। अखिलेश यादव यहां आजम खान के दबाव के आगे उनको झुकना पड़ा। अब रामपुर में क्या होगा? जब कल बहिष्कार कर रहे थे आजम खान तो उन्होंने ये अपने 2 चेले क्यों उतार दिए मैदान में कि जाओ बेटा पर्चा भरो। आसिम रजा कह रहे हैं बहिष्कार कल की बात थी, सियासत हर पल बदलती है मेरी जान। आज हमने पर्चा भर दिया समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर। अब अगर ये सपा के उम्मीदवार हैं तो उन मौलाना का क्या होगा जिनको मस्जिद से उठा के लाए हैं अखिलेश जी? कोई कह रहा था राजेंद्र चौधरी की खोज है, ये नदवी। रार अभी बाकी है, तकरार अभी बाकी है।
जीत हार तो बाद में जनता तय करेगी, लेकिन पार्टी के अंदर ऐसा युद्ध हो गया। आला कमान और आजम खान, समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह यादव से दशकों का रिश्ता आजम खान का। लेकिन आज रार चौराहे पर हो गई, आज तकरार चौराहे पर हो गई। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की है, पहले इस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएं, फिर इसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे इस प्रकरण को कि इस रार का असर गाजियाबाद से लगा के सहारनपुर तक जो पश्चिम की बेल्ट है, जिसमें मुस्लिम आबादी की सघनता भी है, कई स्थानों पर काफ़ी है, वहाँ इसका असर कितना पड़ेगा और कैसे पड़ेगा, पहले रिपोर्ट देख लीजिए। मोहम्मद आजम खान साहब का सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। अब फैसले हाईकमान के ऊपर है, वो जो भी फैसला लेंगे उसे हम पसंद करेंगे। वह आपसी द्वंद में फंसे हुए लोग हैं और हमारी योजना पहले से बढ़िया बनी हुई है। मंगलवार की शाम से सफाई खेमे में अचानक ऐसा माहौल बना कि रामपुर से लेकर मुरादाबाद तक महासंग्राम मच गया। पहले आजम खान की ओर से अचानक एक चिट्ठी आई कि जिसका लब्बो-लुआब था कि या तो रामपुर से अखिलेश यादव चुनाव लड़ें, नहीं तो चुनाव बहिष्कार। फिर बदली बिसात पर ऐसा हुआ कि दिल्ली की पार्लियामेंट स्ट्रीट वाली मस्जिद के इमाम मोहिबुल्लाह नदवी का नाम सामने आया। अपनी उम्मीदवारी कंफर्म होने के बाद इमाम साहब मंगलवार देर रात दिल्ली से रामपुर पहुंच गए। उनका बी फॉर्म भी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। तभी खबर आई कि आजम खान के खेमे से आसिम रजा भी रामपुर के रण में उतरेंगे। और हुआ भी ये कि आसिम रजा ने नामांकन कर दिया, यानी अखिलेश यादव के फैसले के खिलाफ आजम खान का उम्मीदवार। अब रामपुर में सपा से 3 उम्मीदवारों ने नामांकन किया है। नहीं, मैं नहीं समझता नाराजगी है, हम नाराजगी को नहीं मानते। आजम खान समाजवादी परिवार का हिस्सा है। तो जिस तरह से कई सारे प्रत्याशी, नहीं, मुझे उसके बारे में ज़्यादा नहीं है। मैं समझता हूँ इमाम की मुखालिफत कोई नहीं करेगा। इंशाल्लाह सब लोग इमाम हमसे जुड़ेंगे और ये वक्ती चीज़ें हैं, खत्म हो जाएंगी इंशाल्लाह। इधर रामपुर की रार के बीच मुरादाबाद में तब महासंग्राम हो गया जब खबर आई कि एसटी हसन की जगह आजम खान की करीबी रुचि वीरा को टिकट दे दिया गया। इधर एसटी हसन के समर्थकों ने आजम खान और रुचि वीरा के खिलाफ विरोध का बिगुल बजा दिया। इसी कड़ी में रुचि वीरा ने भी अपना नामांकन कर दावा कर दिया कि उन्हें पार्टी आलाकमान ने भेजा है। अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का, अपने पार्टी के मुखिया का, मोहम्मद आजम खान साहब का सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया और आप सब लोगों से मदद की उम्मीद करती हूँ। देखिए, मुझे पार्टी ने आदेश दिया था और मुझे सिंबल दिए थे, क्योंकि टाइम बहुत कम था और ये भी हिदायत थी कि जल्द से जल्द कर दें, इसीलिए मैंने नामांकन किया। और आज मुझे पता चला एक दूसरे कैंडिडेट ने भी नामांकन कराए। अब फैसले हाईकमान के ऊपर है, वो जो भी फैसला लेंगे उसे हम तस्लीम करेंगे। अब सपाई कुनबे में मची रार और अखिलेश आजम के बीच की दरार ने बीजेपी को भी मौका दे दिया। बीजेपी कह रही है बिखर गया है विपक्षी गठबंधन, बीजेपी का है 80 वाला मिशन। इंडी गठबंधन ना तो प्रत्याशी तय कर पा रहे हैं वो लोग, ना नेता तय कर पा रहे हैं। वह तितर बितर हो गया है, बिखर गया है पूरी तरीके से। वह आपसी द्वंद में फंसे हुए लोग हैं और हमारी योजना पहले से बढ़िया बनी हुई है। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अकेले भारतीय जनता पार्टी 370 प्लस और गठबंधन 400 पार इस लक्ष्य को पूरा करें। आजम खान और अखिलेश यादव की इस जोर आजमाइश में सवाल ये है कि क्या सपा में आजम वर्सेस अखिलेश हो गया है कलेश? कलेश तो हो गया। जो चीजें घर में अच्छी लगती हैं वो चौराहे पर आ जाएं तो फिर तस्वीर खराब हो जाती है। समाजवादी पार्टी में वैसी स्थिति बन गई उत्तर प्रदेश में।
मेहमानों साहब का परिचय करा दें। एहसन सिंह साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। एहसन सिंह जी का बहुत स्वागत है। मोइन पठान हैं, प्रदेश महासचिव अल्पसंख्यक कांग्रेस। मोइन पठान साहब का बहुत स्वागत है। मुफ्ती ओसामा नदवी हैं, AIMIM के प्रवक्ता। मुफ्ती साहब का बहुत स्वागत है। नावेद शिकोह है, राजनीतिक विश्लेषक। नावेद शिकोह जी का बहुत स्वागत। आज मैं चाह रहा था समाजवादी पार्टी का कोई आदमी साहस करे, तो सबने हाथ जोड़ दिए, बोले भैया आज हिम्मत नहीं है। बोले हाथियों की लड़ाई में हमको पिसवा डालोगे आप। बोले आपका क्या बिगड़ेगा, हमारा बंटाढार हो जाएगा। बोले अभी लपट जल रही है भाई, जो पास जाएगा झुलस जाएगा। तुलसीदास ने कहा को बड़ छोट कहता अपराधू, छोटा कौन बड़ा कौन, जो बोले सो अपराधी हो जाए। आजम खान की खिलाफत करो तो बवाल, अखिलेश जी की खिलाफत करो तो बाहर हो जाओगे पार्टी से। इसलिए सबने हाथ जोड़ लिए, बोले भैया आज रहम करो, कल बताना आ जाएंगे, लेकिन इस मसले पर नहीं आएंगे ना। मैंने भी कहा चलो छोड़ो, जाने दो, सब मित्र हैं, काहे को किसी को असहज स्थिति में डालो। नावेद शिकोह, हम मानते थे कि सबसे ज्यादा फ्लक्चुएशन जब सुबह शेयर बाजार खुलता है तो उसमें होता है क्या, या ECG में होता है, आदमी की तबीयत खराब हो ऐसे ऐसे ऐसे, या शेयर बाजार क्या। आज तो रामपुर मुरादाबाद ने शेयर बाजार को फेल कर दिया, ECG की मशीन फेल कर दी क्या। अरे भाई सब पागल हो गए, बोले ST हसन ओरिजिनल है, फिर बोले ST हसन डुप्लीकेट हो गया, रुचि वीरा ओरिजिनल, फिर बोले रुचि वीरा डुप्लीकेट हो गए, वो ST हसन हो गए। हर 15 मिनट में बवाल। ऐसे रामपुर में बोले बाइकाट, फिर बोले असीम रजा आ गए, फिर असीम रजा के पीछे एक और दौड़ता हुआ आ रहा है, बोले ये भी पुराने खलीफा हैं, ये भी लड़ेंगे। फिर बोले एक चार्टर्ड से इमाम आ गए हैं, उन पार्लियामेंट स्ट्रीट में नमाज पढ़ाते हैं। फिर बोला उनका बी फॉर्म गिर गया, फिर बोले उनका बी फॉर्म दूसरे चार्टर्ड से आ रहा है। ऐसा गदर कर दिया, लग रहा था कि अमेरिका के राष्ट्रपति की शपथ हो रही। नहीं, गजबे कर दिया नावेद शिकोह। अब अभी तक जो पर्दे में था वो चौराहे पर आ गया कि अभी कुछ बाकी है। सर, होता क्या है कि जब ज्यादा उलझने, परेशानियां, मुसीबतें होती हैं तो दिमाग काम करना बंद कर देता है, और मुझे लग रहा है समाजवादियों के लिए यही हुआ है। एक तरफ आजम खान साहब बहुत बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, असहाय हैं, जेल में है, जेल से छूटने की कोई चांस नहीं है, पूरा परिवार जेल में है, बिल्कुल असहाय है, लगातार हारते रहे, उनका किला भी खत्म हो गया है, लेकिन समाजवादी पार्टी पर वो आज भी हावी है। ये पता चलता है क्योंकि उनकी जिद, उनकी मांग को लेकर पूरी समाजवादी पार्टी का नेतृत्व लड़खड़ा गया है, डगमगा गया है। जो फैसले कर रहा है वो बड़े अजीबोगरीब कर रहा है, जो आपने बताया कि किस तरीके से पर्चे भरे जा रहे हैं, जैसे कोई तमाशा हो रहा हो, जैसे ताश खेला जा रहा हो। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि समाजवादी पार्टी के लिए आज के लोकसभा चुनाव में सीधी सी बात अगर की जाए खुल के, तो 5, 7, 8 दल जो लोकसभा सीटें उसी पर उसको लड़ना है, जीतने की उम्मीद करना है और भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देनी है। 7-8 ज्यादा से ज्यादा वो सीटें हैं जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा से ज्यादा है, 50%, 40%। और दूसरी बात यह कि वो समाजवादियों का गढ़ है और यादव परिवार का गढ़ है। उन सीटों पर लड़ने के लिए उनको मुसलमानों का साथ चाहिए। कांग्रेस का संकट था, खैर कांग्रेस उनके साथ में आ गई, लड़ाई झगड़ा खत्म हो गया। बसपा का थोड़ा बहुत खतरा अभी भी है, लेकिन आजम खान साहब की नाराजगी एकदम से जो हो गई, उनको लग रहा है कि इनको नाराज, वही वैसे देखिए तो आजम खान साहब में कुछ नहीं बचा है, उनकी राजनीतिक विरासत खत्म हो गई, उनकी सीट हार गए लगातार, वो जेल में चले गए, वो पूरा परिवार में चला गया, लेकिन उनकी जिद जो है वो कहीं ना कहीं ये जाहिर कर रही है कि मुसलमान कहीं नाराज ना हो जाए। ये बौखलाहट हो गई है समाजवादी पार्टी की। ठीक नावेद भाई, मैं मोइन पठान के पास आऊंगा, वो भी आजम खान साहब को बहुत करीब से जानते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात मैं कहूं नावेद, अगर मैं समाजवादी पार्टी चला रहा होता तो मैं अपना कमरा बंद करके पर्दे डाल के अपने अंदर में तौल लेता कि मैं कितनी रीढ़ की हड्डी सीधी कर रख पाऊंगा, कितने के बाद झुक जाऊंगा क्या। और जो मुझे कैलकुलेशन आता, जो मैं तखमीना लगाता, उसके अनुरूप फैसला करता। ये थुक्का फजीयत नहीं कराता चौराहे पर ना। हमने 5 बार हम काय को ST हसन लड़ेंगे ये कहते, जब हमको पता है कि हम 2:45 बजते तक ST हसन को लड़ा पाएंगे, 3 बजने में 5 मिनट पे हमको विड्रॉ करना पड़ेगा, तो हम लड़ाई क्यों लड़ते। डॉक्टर ने बताया भाई, डॉक्टर ने बताया क्या
हम पहले दिन रुचि वीरा को फाइनल कर देते। जब हम जेल से लौटे थे हम कहे आजम खान की कोई हैसियत नहीं बची। ठीक बात, आप जब जेल में मिलने गए थे, जेल से लौटे थे, तभी रुचि वीरा का अनाउंसमेंट वहीं से मोबाइल से ही कर देते। कौन सा पुलिस पकड़ रही थी? क्या इज्जत तो बचती? बड़ा भाई बताइए, गुनाह बेइज्जत, ये रास्ता। खैर मोइन पठान साहब, मैं इस सवाल का उत्तर खोजने निकला हूं आज कि ये तो मुझे पता है कि कमरे के भीतर रार थी, तकरार थी, शह और मात का खेल था। नावेद ने उसको नहीं कहा, बट था आजम खान और अखिलेश यादव के बीच में। ठीक, अखिलेश यादव स्वाभाविक इस अंकल सिंड्रोम से पार जाना चाहते क्या, और आजम खान भी सोच रहे हैं कि गुरु ये भी ग्रिप छोड़ दी तो क्या करेंगे रामपुर में? बताओ, स्कूल में मास्टरी करेंगे, फिर क्या करेंगे रामपुर में? अगर ये रुबाब भी चला गया तो कश्मकश थी, वो चौराहे पर आ गई, ऐसा मुझे लग रहा है। मोइन पठान, आप इस बात से सहमत हैं? इससे कोई अलग व्यू रखते हैं? सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, नजर जो उनसे मिले तो सलाम करूं, मुझे तो होश नहीं, आप मशवरा दीजिए, कहां से छेड़ूं फसाना, कहां तमाम करूं। अमिताभ भाई जी, अभी आपने कहा कि आजम खान साहब से मेरी वाबस्तगी रही है और मैं करीब से उनको जानता हूं। यकीनन 25 साल का एक तवील अरसा आजम खान साहब के साथ हर सियासत के लम्हे, चाहे चिलचिलाती हुई धूप हो, कड़कड़ाती हुई ठंड हो, मूसलाधार हो बारिश हो, और हद यह है कि राजनीतिक सुनामी क्यों ना हो 2009 जैसी, कि जबकि आजम खान साहब को समाजवादी पार्टी ने अपनी पार्टी से निकाल दिया हो, हर लम्हा मैं उनके साथ था। और इत्तेफाक से आपने ये भी देखा कि जब वो सीतापुर जेल में इस बार से पहले थे तो समाजवादी पार्टी उनके संदर्भ में बिल्कुल खामोश रहती थी। तो यही मोइन पठान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं से भी लड़ता था और बीजेपी के प्रवक्ताओं से भी आजम खान साहब के लिए लड़ता था। इत्तेफाक ये है कि आज मैं और वो अलग अलग पार्टियों में है, वो बड़े नेता हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मैं भी गठबंधन कांग्रेस में आज महासचिव की हैसियत से उत्तर प्रदेश की आपके साथ में बैठा हूं। हमारे राहुल गांधी, प्रियंका जी ने और खड़गे साहब, सोनिया गांधी जी ने ये तय किया है कि इस हिंदुस्तान को, जो कि 10 साल से एक सेकुलरिज्म, जाति और धर्म के नाम पर बांटा गया है, भाइयों को भाइयों से, और बिरादरीवाद, नस्लवाद, जातिवाद, ऊंच नीच, ये सब 10 साल के अंदर भरमार कर दी है इन तमाम चीजों की। तो इस वातावरण से देश को निकालने के लिए और इस वातावरण उस वातावरण में ले जाने के लिए कि जिससे ये लगे कि हिंदुस्तान सोमनाथ की पवित्रता है, गंगा की पवित्रता है, यमुना की मृदुलता है, और एक मिनट, जो खड़गे जी ने कहा सब बात ठीक है, मैं उसमें प्रतिवाद नहीं करता, लेकिन एक बात जान लीजिए, ये लक्षण बड़े खराब है। ये लक्षण भाजपा छोड़ो, पीस पार्टी से भी लड़ने लायक नहीं लग रहे, समझ गए ना आप गठबंधन के। ये लक्षण, ये मुंह और मसूर की दाल भैया, ऐसे लक्षणों से चुनाव लड़ोगे आप मुरादाबाद में? हैं? एसटी हसन अभी पूछ रहे कि मेरा टिकट काटा क्यों? अब जब मुझे टिकट नहीं देना था तो पहले क्यों कहा जाओ बेटा भर दो फार्म, हम खड़े पीछे बंदूक लेके। अब वही हाल वहां आसिम रजा टाल ठोक रहे हैं, वो करे ओरिजिनल तो हम ही है सफाई, मेरी जेब में साइकिल है, 30 तारीख को निकल आएगी। अब वो इमाम अलग शेरवानी पहने घूम रहे, वो करे हमारी मस्जिद में मौलाना आजाद ने नमाज पढ़ी थी। ऐसे लड़ोगे भैया पठान साहब? गठबंधन में कोई कुछ कहे राहुल गांधी, अब खड़गे, उससे क्या फर्क पड़ेगा? तो रामपुर भी कांग्रेस के लिए मांग रहे थे और मुरादाबाद में भी प्रबल दावेदार थे, और दावा तब तक माना जाता है जब तक निर्णय नहीं हो। जब निर्णय समाजवादी पार्टी के हक में हो गया तो जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी के जो भी अधिकृत प्रत्याशी
सिंबल मिलने के बाद मैदान में होंगे, उनको हम कांग्रेस के कार्यकर्ता चुनाव। पठान साहब, अभी सबसे बड़ी समस्या तो यही है, मैं तो इसलिए सोच रहा हूं ऐसा ना चुनाव निकल जाए तब तक सिंबल ही ना बांट पाओ आप गठबंधन में। नहीं, ऐसा नहीं है। इसी की तो कवायद। खैर, मैं एहसन सिंह साहब आपके पास सबसे अंत में आऊंगा, क्योंकि स्वाभाविक है आज आपके पास मजे लेने का दिन है। एक उत्तर प्रदेश में शब्द है मजे लेना, वो है, ठीक है, आप भी आनंद में हो कि ठीक है बेटा लड़ो। मुफ्ती ओसामा नदवी साहब, आपको क्या समझ में आ रहा है? क्या लड़ाई चौराहे पर आ गई? अब इसको पर्दे से ढका नहीं जा सकता और ये नहीं कहा जा सकता कि भाई समाजवादी पार्टी में सब ठीक है, आजम साहब और अखिलेश जी में सब ठीक है। दोनों के अलग अलग पट्टे लड़ गए, मैदान में तू में हो गई, उठा पटक हो गई है, झोंटा पकड़ के होता है ना जैसे, वो हो गया चौराहे पे। और क्या चाहिए भगवान का नाम लेके? अच्छी बात है। तो क्या समझ में आ रहा है, परिदृश्य क्या बन रहा है? समझ में कुछ नहीं आ रहा है सर। देखिए, एक बात खुली सी है, मैं बहुत ज्यादा परेशान और बेचैन हूं कुछ आंकड़े देखकर कि आप ये मान लीजिए कि सबसे ज्यादा जो मुस्लिम नुमाइंदगी हुई थी वो 7वीं 8वीं लोकसभा में 1980 और 89 में सबसे ज्यादा मुस्लिम जो नुमाइंदगी थी, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत कर गए थे, मुस्लिम आबादी के तनासुब के एतबार से 8.3% थे। लेकिन 17वीं जो लोकसभा हुई है 2019 टू 2024 में मुस्लिम नुमाइंदगी घटकर 5% से भी नीचे चली गई है। किसी को यह फिक्र नहीं, भाजपा तो मुसलमानों को टिकट देगी नहीं। भाजपा ने तो साफ कर दिया है कि मुसलमानों की वोट की भी जरूरत नहीं है और मुसलमानों की भी जरूरत नहीं है। लेकिन जो सेकुलर पार्टियां हैं जो मुसलमानों के वोट पर और मुसलमानों के नाम पर राजनीति करती हैं, जो अपनी रोटियां सेकती है, उनको भी ये फिक्र नहीं है। अरे रामपुर में 52% मुसलमान है और मुरादाबाद के अंदर 45% मुसलमान है, 8,80,000 मुसलमान है। तो वहां पर रुचि वीरा चुनाव लड़ेंगी तो फिर एसटी हसन कहां से चुनाव लड़ेंगे? मुसलमानों की नुमाइंदगी कौन करेगा? मुसलमानों की आवाज कौन उठाएगा? ऐसी यानी एक तौर से महफूज सीट पर, ऐसी सिक्योर सीट पर भी अगर रुचि वीरा को चुनाव लड़ाया जाए तो ये मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं होगा। और ये लड़ाई कोई नई नहीं है, ये अपने वर्षाओं की लड़ाई है। कहना नहीं चाहिए, बहुत गंदी सी मिसाल है। नहीं कह दो। अरे सर रहने दीजिए, किसी और कह दो, बात छोड़ो मत। होली का मौसम चल रहा है, कह दो। कानपुर में 9 दिन तक होली चलती है, होली मानो। सर कहते हैं ना, हमारे यहाँ पर पश्चिमी यूपी में एक मिसाल दी जाती है कि नंगी ने घाट घेर लिया, ना तो नहाए ना नहाने दे। तो वो हाल समाजवादी पार्टी का हो गया है। हम चुनाव लड़े तो कहते हैं कि भाजपा से फंडेड है, भाजपा को से पैसे लेके हमें हराने के लिए आ गए हैं। अरे भाई, हम हराने के लिए नहीं, हम जीतने के लिए आते हैं। लेकिन तुम अपनी सीटों का और अपने वोटों का और अपने कैंडिडेट का आखिरी दिन तक, बल्कि पर्चा भरे जाने के बाद तक तय नहीं कर पाते हो। तो अब उसके बाद क्या करें? मुस्लिम नुमाइंदगी घट रही है। सर मुझे बहुत ज्यादा अफसोस इस बात का होता है कि मेरी कौन आवाज उठाएगा। नदवी साहब अभी रुकना होगा, नदवी साहब अभी रुकना होगा। अब मैं चलूंगा भारतीय जनता पार्टी के पास। लेकिन एक बात जो कही नदवी ने, उस पर मैं एक बात कहूंगा, वो सबके संज्ञान के लिए अच्छी है। एहसन सिंह साहब से लेकर नाविक को तक सबके आगे काम आएगी। अभी तो चुनाव का जून तक चलना है, 4 जून तक। एक वक्त ऐसा आया ओसामा नदवी उत्तर प्रदेश में कि एक भी मुसलमान लोकसभा नहीं पहुंचा। ठीक, मुलायम सिंह जी 2 जगह से जीते, मैनपुरी और आजमगढ़। एहसन सिंह आप भी सुन लो भैया, एक जगह से उन्होंने इस्तीफा दिया नावेशी को। मैंने कुछ अनधिकृत चेष्टा करते हुए एक सुझाव रखा कि जहां से आप छोड़ो वहां से किसी मुसलमान को लड़ा के ताकत लगा जितवा दीजिए। आपके प्रभाव के क्षेत्र हैं, चाहे मैनपुरी चाहे आजमगढ़, आप खड़े हो जाओगे तो जीत ही जाएगा। कम से कम उत्तर प्रदेश से 80 में से एक मुसलमान तो पहुंचे क्या? लेकिन टिकट दी किसको? मैं नाम लूं या जरूरत नहीं? मुसलमान को टिकट नहीं मिली। क्यों नहीं दी? तब आजम खान लड़ रहे थे क्या? नहीं ना। तब रुचि वीरा थी? नहीं ना। कोई एक्सक्यूज नहीं था। और मुलायम सिंह टिकट दे देते तो कौन हाथ पकड़ लेता उनका?
और जीत भी जाता आदमी, एक बड़ाए नाम सही, लेकिन लोकसभा में हो जाता कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे से जहां 17-18% मुसलमान है, वहां से चलो एक मुसलमान तो पहुंचा लोकसभा। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया नेताजी ने, और उन्होंने परिवार पर दांव लगा दिया। बोले मैनपुरी हम आजमगढ़ हम रखेंगे, मैनपुरी से तेज लड़ेगा। ये जो संकट है ना, ये अभी नहीं आएंगे भैया, ये संकट बड़ा है, यहीं से मामला गड़बड़ होता है। एहसन सिंह साहब, आप तो मोतीचूर के लड्डू बांट रहे होगे कल से, क्योंकि ये केवल मुरादाबाद और रामपुर का मसला नहीं। मैं मानता हूं ये गाजियाबाद में महाराजपुर से, जहां से बॉर्डर गाजियाबाद के शुरू होता है, आनंद विहार खत्म होता है, वहां से लेकर सहारनपुर तक इस छाया युद्ध का, इस शीत युद्ध का असर पड़ेगा वोटिंग पैटर्न पर। सिंह साहब, आपको लग रहा होगा कि ये होली पे अच्छी गुजिया आई नहीं? अमिताभ जी, वैसे तो शॉर्टकट में हम कहें ठगू का लड्डू है इनके लिए, जो खाएगा वो भी पछताएगा, जो नहीं खाएगा वो भी पछताएगा, क्यों जीतना भारतीय जनता पार्टी को। अब हम मेन उस पर आते हैं, डिबेट जिस पे चल रही है। देखिए, कहा गया है कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करे सो तस फल चाका। हम नहीं, सब लोग कहते हैं अगर आप गड्ढा खोदेंगे, पूछा जाता है किसके लिए खोद रहे हैं, नहीं इसमें किसी को गिराएंगे, हो सकता है कि आप खुद भी गिर जाए। यही हालात हुए हैं। जब कोई संस्कार नहीं, सभी तरफ केवल विकार रहेगा, तय ही नहीं हो पा रहा है कि किस तरह से कौन पार्टी चला रहा है, नेता कौन है, नीति क्या है, नियति क्या है, और किसको टिकट देना है। भारतीय जनता पार्टी क्यों इस पे मुस्कुराएगी? आप कह रहे थे कि आज तो भारतीय जनता पार्टी को मजा ही मजा। नहीं अमिताभ जी, अगर खूबसूरती देखा जाए, खूबसूरती तब होती है लोकतंत्र में जब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी सफल और सुंदर भूमिका का निर्वहन करें। लेकिन नहीं, आज समाजवादी पार्टी जिस स्थिति में पहुंच गई है, जिस समाजवादी पार्टी को आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी कितने खून पसीने से सींच कर यहां तक पहुंचाए, आज उसके हालात ऐसे अखिलेश यादव बना दिए, पता ही नहीं। एक लोग दौड़ रहे हैं चार्टर प्लेन से, कोई पैदल दौड़ रहा है कि नहीं ये टिकट हमको मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी इस पे खुश नहीं है। भारतीय जनता पार्टी नीतियों पर दुखित है कि जो दूसरे के घर में महाभारत कराता है, वो महाभारत करने वाले के घर में महाभारत हो रहा है। ये अच्छी बात नहीं है, महाभारत नहीं होना चाहिए। आज जनता के बीच में समाजवादी पार्टी के द्वारा एक अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है। क्या समाजवादी पार्टी अमिताभ जी अब इस तरह की पार्टी हो गई है जहां कोई नीति नहीं, कोई नियंत्रण नहीं, कोई नेता नहीं, किसको टिकट दिया जाएगा? ये कोई खेल का मैदान है, कोई भी फुटबॉल लेकर भाग गया? ये जरूर सोचने वाली बात है। आज समाजवादी पार्टी का कोई यहाँ नहीं बैठा है, लेकिन ये चुनाव होने जा रहा है, लोकसभा का चुनाव हो रहा है, राष्ट्र का चुनाव हो रहा है, ये कोई मजाक नहीं हो रहा है। अब हम आते हैं अमिताभ जी आज के डिबेट पे, भारतीय जनता पार्टी की तैयारी पे, और आज जो कुछ भी हुआ उस पे। निश्चित तौर पे हमारे एक मित्र ने कहा मुसलमान की बात बहुत सारे लोग कहते हैं, जब आप अल्प की बात करते हैं तो बहु को छोड़ देते हैं। अल्पसंख्यक की बात करेंगे, बहुसंख्यक को छोड़ देंगे। हम सर्व की बात करते हैं, ना अल्प ना बहु। इस नाते 2014 में, 2019 में भी, रामपुर में भी, आजमगढ़ में भी, सहारनपुर में भी, बुलंदशहर में भी, बदायूं में भी, हर जगह मुस्लिम मतदाता भी हमको वोट देते हैं, भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, क्योंकि हम विकास का कार्य करते हैं, हम सुरक्षा देने का कार्य करते हैं। अमिताभ जी, यही उत्तर प्रदेश है। आज उत्तर प्रदेश में राज्य की सरकार चलते हुए 7 वर्ष हो गए, एक भी दंगा नहीं हुआ। कौन जाति और धर्म का अमिताभ जी होगा जिसको सुंदर नहीं लगेगा, जिसको अच्छा नहीं लगेगा? क्यों नहीं अच्छा लगेगा? सबकी बहन है, सबकी मां उत्तर प्रदेश में रहे। आज उत्तर प्रदेश की जनता खुशहाल है। उत्तर प्रदेश के सभी धर्मों के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इस नाते अमिताभ जी कह रहे हैं कि वही है कि जो जैसा कर्म किया अमिताभ जी, उसका फल उसको मिल रहा है। कभी भी अखिलेश जी ने संगठन को मजबूत करने पे जोर नहीं दिया, हंसी मजाक का कार्य किया, अभिमान का कार्य किया, ठिठोली का कार्य किया। निश्चित तौर पे उसका परिणाम उसको ठीक है सिंह साहब। नावेशी को
मुझे याद है कभी अमर सिंह ने कहा था कि अखिलेश यादव अंकल सिंड्रोम में फंस गए। फिर उनके और अखिलेश यादव के भी संबंध बड़े खराब हुए, फिर वो विषय छोड़ो आज नहीं। जी जी। अब उसमें सबसे मेरे ख्याल से बाकी कुछ तो साइड हो ही गए, या जो साइड नहीं हुए वो अपनी स्थिति समझ गए, तो अब वो 2 कदम पीछे चलने लगे हैं। वो भी जान गए भैया अब है रंगबाजी करने से कुछ लाभ नहीं है। लेकिन एक ही जगह ऐसा था जहां टकराव चल रहा था, वो थे आजम खान। क्या अखिलेश यादव और आजम खान अगर बाहर साथ निकले तो आजम खान को यह मंजूर नहीं कि वो 2 कदम अखिलेश से पीछे चलेंगे। क्या वो चाहेंगे मैं 2 कदम आगे चलूं, अखिलेश मेरे पीछे चले। हालांकि बाकी अंकल चलने लगे पीछे, एक ही अंकल बचे थे। नहीं, जो कुछ होना था उनका भी हो लिया इस बार नहीं। लेकिन अब पहला राउंड जो मुरादाबाद में खेला गया है उसमें तो मैसेज गया कि आजम खान में अभी वजन है। नावेशी को जी बिल्कुल, आजम खान में पूरा वजन है, ये बात साबित हो गई। और आजम खान के मनोभाव भी पता चल गए। आजम खान जिन स्थिति में है, जिस तरीके से वो अपना गढ़ हार चुके हैं कई बार, किस तरीके से वो जेल में है, किस तरीके से उनका परिवार पूरा जेल में रहा है, ये सारा फ्रस्ट्रेशन मुझे लगता है कि उनको जो एक कई बार इस बात के संकेत मिल चुके हैं, उनके लोग भी ये बयान दे चुके हैं कि जो भी दुर्दशा है ये भाजपा ने कम और समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो ने और समाजवादी पार्टी के कुनबे ने उनके साथ ये दुर्दशा की है। ये एक मनोभाव इस चुनाव के मौके पर उभर के आया है। ये दर्द उभर के आया है। जब सर्द हवाएं चलती हैं तो घुटनों में दर्द होने लगता है। लेकिन नावेद भाई एक बात और सोचिए, 45-46% मुसलमान वाले इलाके में अपनी रुचि से किसी रुचि वीरा को खड़ा कर लेना ये छोटी ताकत की बात है क्या? जब 6 दफे अखिलेश यादव ने एसटी हसन से कहा कि वीर तुम बढ़े चलो, हम तुम्हारे साथ हैं, क्या अवंत में गिरा दिया एसटी हसन को 2:45 बजे। देखिए, एक मजबूरी को हम लोग नहीं महसूस कर रहे हैं और हम लोग को महसूस करना चाहिए। एक बयान आया है, उसकी चर्चा नहीं हो रही है। एक यादव समाज का, एक संगठन का एक बयान आया है, अखिलेश यादव से सीधा मुखातिब है। वो कह रहा है कि ज्यादा मुसलमान परस्ती की, ज्यादा आजम खान जैसे नेताओं के चुंगल में फंसे रहे, उनके दबाव में रहे, तो हम सब के सब, हमारा समाज भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में वोट देगा। एक यादव समाज उनका एक बहुत बड़ा, एक बहुत बड़ा तो नहीं लेकिन एक पूरे तरीके से समाजवादी पार्टी की एक ताकत है। लेकिन उसको ये नहीं अच्छा लगता है कि उनके नेता लगातार दबाव में आए और उस शख्स के आगे पीछे घूमे या उसकी शर्त माने जिसका राजनीतिक कैरियर लगभग खत्म हो चुका है। लेकिन हर चीज की एक प्रतीकात्मक चीजें भी होती हैं। अखिलेश यादव ये समझते हैं कि अगर पूरी तरीके से हमने नजरअंदाज कर दिया आजम खान साहब को, तो वो पश्चिम में जो मुस्लिम बेल्ट है, जो आपने बात कही, बात रामपुर की नहीं है, आसपास की वो सीटें जिससे हम उम्मीद लगाए हैं कि 5-7 सीटें हम जीत ले, शायद हमारी पार्टी बच जाए, हमारी पार्टी की इज्जत बच जाए, वो डगमगा जाएंगी। इसलिए अखिलेश यादव एक बैलेंस रास्ता अपना रहे हैं और उसी में लठमार होली भी हो गई। होली के दिन और होली के दूसरे दिन ये जो लठमार होली हुई है ना, इसको लेकर समाजवादी बहुत चोट खाए हैं। और इस बात की दलील है कि आपके चैनल में वो नहीं आए समाजवादी प्रवक्ता, और कई चैनलों में आज उन लोगों ने आने से मना कर दिया। ये कोई मामूली संकट नहीं है, क्योंकि ये संकट जो है ये मुस्लिम वोट बैंक से जुड़ा हुआ है। जो मुस्लिम वोट बैंक के ऊपर समाजवादी पार्टी ये मान के चल रही है कि हम 5-7 सीटें जीत जाएंगे। जी मोइन पठान, थोड़ी देर के लिए कांग्रेस छोड़ दो, इस्तीफा नहीं दे देना भैया, ऐसे मन में छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। क्या आप इस पर फोकस करो कि आप आजम खान के साथ रहे कभी और आजम खान की पॉलिटिक्स को आप समझते हैं। मुझे ये समझाइए, 2 मैच खेले गए, एक रामपुर में एक मुरादाबाद में। रामपुर वाले का भी परिणाम आना है, मुरादाबाद वाले का आ गया, आजम खान जीत गए। वहां क्या यही स्थिति है? और रामपुर वाले मैच का क्या रिजल्ट आ सकता है? 4 जून वाला रिजल्ट नहीं, उसकी तो चिंता ही नहीं किसी को, न इधर न उधर। जो आपस में खेल रहे हैं उसका क्या लग रहा है? अमिताभ भाई, 3 लोगों ने पर्चा भरा, तीनों ने कहा कि हम असली मुलायम सिंह की पार्टी के आदमी हैं। वो इमाम जो आए दिल्ली से, वो और आसिम रजा और एक और वो है शागिर्द।
आजम खान को? वैसे तो अमिताभ भाई समाजवादी पार्टी के लोगों को इस संदर्भ में अपना पक्ष रखना चाहिए था, लेकिन भाई जो आप जाति समाजवादी अनुभव है- गठबंधन से थोड़ी अलग हो जाओ ना, साइड में आ जाओ थोड़ी देर के लिए। जी मैं आपको बताऊं, जिस प्रकार से बदायूं में एक प्रत्याशी आए, फिर दूसरे आए, रामपुर में नॉमिनेशन के लिए कोई नाम डिक्लेयर कर दिया गया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से, मुरादाबाद में नाम डिक्लेयर करके वापस लिया गया, ये सब उनके स्वतंत्र अधिकार हैं समाजवादी पार्टी के। लेकिन एट लास्ट आप पूछ रहे हैं कि आखिरकार रामपुर में क्या होगा। रामपुर में वही होगा जो समाजवादी पार्टी में आजम खान साहब जिस नाम को आगे करेंगे, अखिलेश जी उसी पे मोहर लगाएंगे। और कांग्रेस गठबंधन के नाते हम सारे लोग साइकिल चुनाव निशान पर रामपुर में चुनाव प्रचार करेंगे और उनका साथ देंगे। और उम्मीद ये है कि आखिरकार वही प्रत्याशी होगा जो कि आजम खान साहब जिसको इंडिकेट करेंगे, जिसकी तरफ को इशारा करेंगे। लो हो गया, काम समझ गया। मोइन पठान बड़े नजदीक से जानते भाई। ओसामा नदवी आजम खान की पॉलिटिक्स को उतना नजदीक से नहीं जानते। मोइन पठान के लगभग मेरे ख्याल से 2.5 दशक उनके साथ रहे आजम खान के। तभी तो समाजवादी में नहीं है सर। वो सब जानते हैं कि कहा, अगर वो ये कह रहे हैं कि इसका भी, अरे रुको भाई, कि इसका भी नतीजा मुरादाबाद जैसा ही होगा नावेद सिको, तब सोच लो फिर लड़ाई की मैच खेला क्यों? ओसामा नदवी, AIM को छोड़ो थोड़ी देर के लिए, आप भी आ रहे भाई, मुझे समझाओ, जब मुझे पता हो कि मैच में मुझे हारना है तो मुझे मैच खेलना नहीं चाहिए। नहीं, बुद्धिमानी यही कहती है, दानिशमंदी यही कहती है। नहीं, जहां 50-50 हो चलो वहां ताकत आजमाए। जब हमको पता है कि अंत में हमको वहीं जाके कहना है जो आज हम अड़ जाएंगे। मोइन भाई आ रहे हैं आपके पास, अब इनसे सवाल ले लिया ओसामा नदवी से। सर सवाल पूरा कर दीजिए, हम नहीं जी मैंने ये पूछा कि कोई भी दानिशमंद आदमी उस लड़ाई को नहीं लड़ता सार्वजनिक तौर पर, कम से कम पब्लिक आइज के सामने, जिसमें परिणाम हारना हो, नहीं लड़ता है। जी जी, वो कहता है छोड़ो यार, जाने दो, जब मुझे पता है। आजम खान साहब को जब अमर सिंह से उनका विवाद हुआ था जी, तो पार्टी से निकाल दिए गए थे। हाँ, तो जब उसके बाद लिए गए थे तो उन्होंने एक शेर पढ़ा था जो मुझे आज भी याद। फिर से पढ़ दो भैया, इरशाद। हाँ जी, कि उन्होंने कहा था कि कभी खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा, कभी खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा, तुम्हारे बाद किसी की तरफ नहीं देखा, तुम्हारे बाद किसी की तरफ नहीं देखा। और ये सोचकर कितना इंतजार लाजिम है, ये सोचकर कितना इंतजार लाजिम है, तमाम उम्र घड़ी की तरफ नहीं देखा। तो खान साहब ने घड़ी की तरफ नहीं देखा। लेकिन इस सब नूरा कुश्ती में नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान जनाब इस अल्पसंख्यक समुदाय का हो रहा है, माइनॉरिटीज का हो रहा है। इनकी हैसियत नमक की तरह हो गई है कि जिसकी तो खाने में जरूरत तो होती है लेकिन वो नजर कहीं नहीं आता है। तो इस नमक की हैसियत की वजह से मुसलमान और अल्पसंख्यक, जिसको एहतियात के तौर पे ये सेकुलर पार्टीज नाम लेती है, उन्होंने बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया है। अगर ये नमक के बगैर खाना बनाएंगे तो इनको जायका नहीं आएगा, लेकिन उस जायके के बाद जब उस नमक को मिला दिया जाता है तो वो कहीं नजर भी नहीं आता। इसी तरह से आज मुसलमान हो गया है। और उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में आप जहां देख लीजिए, आप मान लीजिए बिजनौर में मुस्लिम नहीं लड़ेगा, वहां पर मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है। मुजफ्फरनगर में मुस्लिम नहीं लड़ेगा, मेरठ में मुस्लिम नहीं लड़ेगा। और अब तो हद हो गई। अफसोस ये है कि आजादी के बाद से जनसंघ सिर्फ एक बार जीती और उसके बाद 2014 में एक बार भाजपा जीती। उसके बाद से मुरादाबाद की लोकसभा सीट पर हमेशा से मुसलमान जीतते आ रहे थे। लेकिन खान साहब की अपनी नाक है, अपनी लड़ाई है। उन्होंने कहा कि हमारी रुचि इसमें है कि रुचि मीरा वहां से चुनाव लड़ेगी। बिल्कुल। मोइन पठान, एक छोटी सी टिप्पणी, आप क्या कहना चाह रहे थे? फिर मैं नावेद को पास जाऊंगा, फिर बीजेपी से रिएक्शन लूंगा। मोइन पठान, क्या कह रहे थे आप? हाँ, कि आज की तारीख में जब से मैं कांग्रेस में शामिल हुआ हूं, तब से मेरी आजम खान साहब ये उनके किसी भी पदाधिकारी से कोई मुलाकात नहीं होती है। लेकिन चूंकि मैं एक उसूल से बना हुआ इंसान हूं, जाहिर सी बात है मैं कांग्रेस का आज कार्यकर्ता हूं और उसी के नाते मैं गठबंधन के प्रत्याशी को जो भी आखिरकार उनका बाहर आएगा उसको चुनाव लड़ाऊंगा, वोट भी दूंगा। अभी इस डिबेट में एक हमारे भाई ने ये कहा था
कि अल्प और बहु की बात क्यों कही जाती है। देखिए, अल्पसंख्यक यानी समाज हमेशा बहुसंख्यक समाज को ही अपना लीडर मान के इस हिंदुस्तान में चलता आ रहा है 1947 से लेके आज तक। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अभी आपने हाल में देखा कि एक बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ, हालांकि वो अदालत का निर्णय है और उस निर्णय को अदालत में ही ले जाना है, जाहिर बात है, लेकिन हमारा समाज, मुस्लिम समाज इतना सब्र का समाज है कि मदारिस से मुतालिक इतना बड़ा फैसला आया, आपको कोई सड़कों पे नहीं दिखा होगा। हाँ, उसका जो बेहतरीन हल है, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। जबकि शिक्षा मित्रों के मामलात आए, लोग सड़कों पे आ रहे हैं, आज यहाँ लाठीचार्ज, आज वहाँ लाठीचार्ज। तो मैं ये चाहता भी हूँ कि कोई अगर हमारे हिंदुस्तान की किसी भी कम्युनिटी के साथ में कोई मामला पेश आ जाए जिससे वो संतुष्ट नहीं हो, तो उसका बेहतरीन हल है कि वो पठान साहब, आप कहना क्या चाह रहे हैं? ये कोई जिंदा कौम की मिसाल थोड़े ही है, जिंदा कौम की पहचान थोड़े ही है। अपने हुकूक के लिए, अपने हक के लिए हमेशा स्ट्रगल करना चाहिए, लड़ना चाहिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाना चाहिए। खामोश घर में बैठना कौन सा बहादुर कौम की पहचान नहीं है। आपको बुज़दिली है, अरे ये इससे आपकी बुज़दिली पता चलती है कि आपकी कोई औकात अरे मेरे भाई, इससे आपको पता लगता है। आप समझा पूरी बात तो सुनिए। आप इतने सेकुलर मत होइए, आप अपने आप को इतना सेकुलर बनाकर पेश करिए कि आपके पास एहतजाज का, विरोध का हक ही बाकी ना रहे। आप कहना क्या चाहते हैं? मुसलमान सड़कों पर नहीं आए। अरे मुसलमान सड़कों पे कैसे आएगा? मुसलमान अदालत के खिलाफ सड़कों पे थोड़ी आएगा भाई। मुसलमान हुकूमत की पॉलिसीज के खिलाफ सड़कों पर आना चाहिए। और हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि मुसलमान हुकूमतों के विरोध में सड़कों पर आ सकता है, उसको कानूनन इस बात की इजाजत है कि बीजेपी को फायदा पहुंच जाए। आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप समझाएं नहीं। आप चाहते हैं कि बीजेपी को फायदा पहुंच जाए। अदालत दोनों मित्रों को रोकूंगा। अभी रुकिए, मोइन पठान साहब रुकिए, मुफ्ती साहब रुकिए, मैं एहसन सिंह के पास आऊंगा। एहसन सिंह, मेरे सवाल मुझे फिर अपनी बात भी कहिएगा। एक बड़ा शिफ्ट में देख रहा हूं उत्तर प्रदेश की, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में, उस पर बीजेपी से सवाल बनता भी है। मोइन पठान, रुक जाइए भाई। जब से मैंने पत्रकारिता शुरू की, 35-36 वर्ष समझ लीजिए, तब से जिन सीटों पर हमेशा रवायत रही मुसलमान खड़ा करने की, क्या मैं भाई थोड़ा ठेठ आदमी में, अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी ये सब नहीं बोलता, मैं तो सीधे सीधे बोलता हूं मुसलमान और हिंदू, क्योंकि गणित वहीं से लगता है। तो खैर, वहां इस बार मैं देख रहा हूं समाजवादी पार्टी भी परहेज कर रही है, और बहन जी के बारे में जो आकलन था सबका कि बहन जी गाजियाबाद से लगा शुरू करेंगे, सहारनपुर तक मुसलमान खड़ा कर देंगी, बहन जी ने सबको चौंका दिया। उदाहरण के लिए मुजफ्फरनगर, एहसन सिंह, कोई राणा नहीं लड़ाया बहन जी ने इस बार, कादिर राणा टाइप ना, प्रजापति उतारा है। वो कादिर राणा को लड़ा देती पिछली बार की तरह तो आपके लिए लाभ था। तो मेरा सवाल ये है कि आपको क्या समझ में आ रहा है कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी मुस्लिम डोमिनेटेड सीट्स में, जहां मुस्लिम घनत्व ज्यादा है, वहां नॉन मुस्लिम उम्मीदवार देने का जो ट्रेंड इस बार पहली बार हमको दिख रहा है, इसके पीछे क्या फिलॉसफी है, क्या साइकोलॉजी है, क्या अर्थमेटिक है, और ये बीजेपी को कैसे प्रभावित करेगा? एहसन सिंह, देखिए अमिताभ जी, इसको दो परिप्रेक्ष्य में देखिए। एक तो सभी पार्टियों की अपनी अपनी रणनीति होती है कि वो किस तरह से चुनाव में जाएंगे और कैसे अपने प्रत्याशी को जीत दिलाएंगे। हो सकता है उन पार्टियों को लग रहा हो कि हम इन रणनीति के तहत जाएंगे और हमारी पार्टी को जीत मिलेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इससे इतर कार्य करती है। भारतीय जनता पार्टी, अमिताभ जी, जब 2 सीटें पाती थी, और कभी मैं किसी कास्ट का नाम नहीं लूंगा, जब कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी फला जाति की पार्टी है, मतलब हिंदू धर्म में भी फला जाति की पार्टी है, तब भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति में कोई बदलाव नहीं लाया। चाहे राम जन्मभूमि का, 370 का, राष्ट्रवाद का, अंत्योदय का, और उसको करते करते आगे बढ़ते बढ़ते कहा जाता है संगठन गढ़े चलो और आगे बढ़े चलो। उसी तरह से बढ़ते बढ़ते आज सभी जाति, सभी धर्म, सभी मत, सभी मजहब के लोग हमको वोट देते हैं, तब केंद्र में हमारी सरकार बनती है, तब इतने बड़े राज्यों में हमारी सरकार बनती है। आज जिसको लगता है, हमारे कई मित्र यहाँ बैठे हैं, हमारे कुछ मित्रों को लगता है, जो आप इसीलिए चैनल पर आकर बयान देते हैं कि 30 मिनट की छूट दे दिया जाए, फिर यहाँ कोई हिंदू नहीं बचेगा। कुछ हमारे मित्र देते हैं कि जब मोदी योगी नहीं रहेंगे देश को कौन बचाएगा।
हमारे अभी कांग्रेस के मित्र यहाँ कह रहे थे मुसलमान नहीं, संविधान को मानता है। जिस बहुसंख्यक की आप बात कर रहे हैं वो भी सभी धर्मों का सम्मान करता है, इसी नाते अपने ईश और अपने जगदीश के लिए संविधान की तरफ देखता था। जब तक कोर्ट ने निर्णय नहीं दिया, एक ही राम को हम मानते हैं, एक ही राम को हम पूजते हैं, उसके लिए भी हम इंतजार किए, लेकिन आज डिबेट इस पे नहीं हो रही। उस पर अमिताभ जी ने बहुत बार डिबेट किया, हम लोगों ने जवाब दिया। आज बात यह हो रही कि जिस मुसलमान को वोट बैंक की तरह आप वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किए, आज वो मुसलमान भी आपसे छिटक रहा है। इस नाते इन पार्टियों को भी अमिताभ जी लग रहा है, इन पार्टियों को ये लग रहा है कि भैया अगर हम दूसरे को नहीं दिए, सिर्फ मुसलमान को दिए, तो मुसलमान तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जा। मैं आपके बीच में बोला नहीं, केवल ऐसे जी संविधान को मानने के बाद आप खूब बोलिएगा, आप खूब बोलिएगा, मैं कुछ बोलूंगा तो आप कहिएगा। मैं कहता हूँ अमिताभ जी, एक कहावत है ना कि कुर्सी विरासत में मिल जाती है लेकिन बुद्धि विरासत में नहीं मिलती है। अपने ही दो बच्चों को आप भेजते हैं, एक पैसा गिरा के आता है, एक सामान खरीद के लेके आता है, वही हालात हो गई है। ऐसा तो नहीं है कि आज तक देश की जनता जो मूल्यांकन करती है वो मूल्यांकन करके ही केंद्र में इनकी सरकार बनाई, राज्यों में भी कुछ लोगों की सरकार बनाई, लेकिन जब मुसलमानों की दीन दशा खराब करके अपनी दीन दशा को केवल बढ़ाते रहे, मुसलमान भी साथ छोड़ दिए, हिंदू भी साथ छोड़ दिए, और मैं तो कह रहा हूँ सभी लोगों ने साथ छोड़ दिया। अगर 55-60% वोट भारतीय जनता पार्टी और एलआईज को मिल रहा है, राष्ट्रवाद को मिल रहा है, विकास को मिल रहा है, तो यही तो माना जाएगा कि हमारी रणनीति आपसे अच्छी है। ये बात खुद अखिलेश यादव ने भी एक बार एक इंटरव्यू में, ठीक है जैसे ये बात अखिलेश यादव ने भी एक इंटरव्यू में कही थी कि बीजेपी ने कुछ राज्यों में ऐसा काम किया है कि उसका वोट परसेंटेज 60 को पार कर गया है, वहां उससे लड़ना मुश्किल है। ये बात अखिलेश यादव ने भी एडमिट की। खैर नावेद शिको, यही सवाल मैं आपसे लेके आता हूँ। मोइन भाई अभी नहीं, ये सवाल आपसे लेके आता हूँ, मेरे लिए एक बड़ा शोध का विषय है, ये नारेबाजी का विषय नहीं। जिन इलाकों में एक रवायत थी, कानून नहीं रवायत थी, क्या नेहरू के समय में, इंदिरा जी के समय में, फिर बाद में राजीव गांधी, फिर जब मुलायम सिंह, कल्याण सिंह का युग आया, वहां फिर मायावती के समय में कि भाई यहां से मुसलमान लड़ेगा, क्या अघोषित रिजर्वेशन था एक तरह का, क्या वहां मैं बड़ा चेंज देख रहा हूं। सच्ची पूछिए तो अखिलेश यादव को भी लग रहा था कि मायावती जी मुसलमान ही मुसलमान उतार देंगी हमको हराने के लिए, वो कहते भी थे, क्या उनने सबसे ज्यादा चौंकाया। और मुरादाबाद से आजम खान रुचि वीरा को लड़ा दें तो इसका पीछे कुछ तो परिवर्तन होगा नहीं। अखिलेश यादव ने भी यही किया। जी बिल्कुल साफ है इसका परिवर्तन। 10-12 साल से जब से भारतीय जनता पार्टी बहुत ताकत में है, ये बात कही जाती है, भाजपा विरोधी ये बात कहते हैं कि भाजपा की कुछ तमाम खूबियों की वो बात नहीं कहते हैं। वो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण कर लेती है, 80-20 की लड़ाई में वो जीत जाती है। और ध्रुवीकरण तब होता है जब मुस्लिम कैंडिडेट होते हैं। ये राजनीति जो है खासतौर से पश्चिम में देखा जाए तो भले ही वहां 50% आबादी मुसलमानों की और मुस्लिम भागीदारी के लिए होना भी चाहिए कैंडिडेट, ये सोच के भी वो मुस्लिम कैंडिडेट अगर खड़ा कर देते हैं तो वो 2 सीट पर अगर उनको जीतना है कि भाई 50% हमारी आबादी, हम जीत जाएंगे या हमारे साथ कुछ यादव आ जाएंगे, लेकिन उस 2 सीट की जीत के लिए वो 50 सीटें जो है वो भाजपा की जीत हो जाती है। क्योंकि ध्रुवीकरण जो है मुस्लिम कैंडिडेट से पैदा होता है कि कुछ मुस्लिम एक्सपर्ट्स भी मानते हैं, राजनीतिक विश्लेषण भी मानते हैं। तो नावेद बाबू, इसका मतलब अब मुसलमान को टिकट नहीं मिलेगी? नहीं, मुसलमानों की जो भागीदारी है वो कम होती जा रही है और ये फ्रस्ट्रेशन भी है। कई मुसलमानों में भी 2 तरह के लोग हैं, जैसे कि अभी 2 भाइयों के बीच में तकरार हो रही थी। एक का ये मानना है कि मुस्लिम नेतृत्व होना चाहिए, हमारी पूरी भागीदारी होनी चाहिए, हमारा हक मिलना चाहिए, भले ही हमें कोने में बैठे रहे सत्ता के छोटे से कमरे में बैठे रहे, लेकिन हमारी भागीदारी, हमारा वोट हमें मिलना चाहिए। दूसरा जो तबका है मुसलमानों का, वो ये कहता है कि भैया यहाँ हमें हिंदुओं के पीछे रहना होगा, हमें अपना नेता जो है वो नॉन मुस्लिम चुनना होगा, और अगर हम अपने मुस्लिम को ही अपना नेता चुनेंगे तो हमारी भागीदारी 10% होगी, 10, 15, 16% होगी, 85% हमें दबा के रखेंगे। इससे अच्छा है कि किसी धर्मनिरपेक्ष नेता को जिता दो, उसकी छतरी के नीचे। ठीक है नावेद भाई, मोइन पर ठीक है नावेद भाई, मोइन पठान यही लार्जर क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं कि ये बड़ा शिफ्ट है
ये छोटा शिफ्ट नहीं है उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में। मैं देश की बात नहीं कर रहा। मुजफ्फर मेरठ से अखिलेश यादव किसको लड़ा रहे हैं? मायावती जी मुजफ्फरनगर से किसको लड़ा रही हैं? अखिलेश यादव किसको लड़ा? तो मसला ये खड़ा होता है, मोइन पठान नावेद कह रहे हैं कि भाई हिंदू के पीछे चलना होगा। तो क्या ये माने कि जब दो बड़ी पार्टियां सपा और बसपा दोनों ने तय कर लिया कि मुस्लिम डोमिनेंस वाले इलाकों में हम गैर मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा करेंगे, तो फिर एक सवाल खड़ा होता है कि फिर मुस्लिम उम्मीदवार कहां खड़ा होगा? ऐसा तो हो नहीं सकता कि हिंदू डोमिनेंस वाले इलाके में मुस्लिम खड़ा करेंगे आप। अखिलेश यादव के दरवाजे के बाहर। एक मिनट रुको मोइन पठान, ये बात सब पर लागू है जी। चल रहा है जी। उस वक्त इस जमाने में आरएसएस जैसे संगठन शब्दों को पकड़ने में महारत हासिल रखते हैं। मेरे जो कहने की बात थी वो ये थी कि अदालत के फैसले को बड़ी अदालत में ही लड़ा जाएगा और हुकूमतों के खिलाफ सड़कों पर भी लड़ा जा सकता है। भाई मेरी बात समझ ही नहीं रहे थे। अदालतों के खिलाफ नहीं, उनकी बात छोड़ो, अभी ये लार्जर प्रश्न है ना? जी। वो छोटा सवाल है, बड़ा सवाल है। सवाल ये है कि इस वक्त हमारे तमाम ही हिंदुस्तानियों के लिए एक बड़ा मामला ये है कि उन लोगों को जनता के बीच में बेनकाब करने का ये सबसे सुनहरा मौका मिल गया है कि जो शराब घोटाले में बाहर से 60 करोड़ का चंदा देते हैं और उस शराब घोटाले में दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को तो जेल में भेज दिया जाता है और 60 करोड़ रुपए देने वाली पार्टी के लिए क्या नजरिया पब्लिक में आएगा, ये सामने लाना चाहते हैं। मोइन पठान साहब, मसला उस पर मैं चर्चा कर चुका, केजरीवाल पर 3 दिन चर्चा कर चुका, अब इससे ज्यादा ना घसीटो, अब रुक जाओ। 3 दिन कर चुका। सवाल उत्तर प्रदेश के चुनाव का है अमिताभ भाई, उत्तर प्रदेश के चुनाव में 19% मुसलमानों ने खामोश रहकर कांग्रेस नीत गठबंधन को जिताने का एक संकल्प ले लिया है कि सड़कों पे गदर काटने से वोट का पोलराइजेशन दूसरी तरफ को हो जाता है। हम खामोश रहकर वोट के दिन मतदान करेंगे और गठबंधन के हक में मतदान करेंगे, चाहे वो गठबंधन में कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी। ठीक 4 जून को पता लग जाएगा। ओसामा नदवी, यही बेसिक सवाल आपसे, ये बेसिकली सिद्धांत का सवाल है। ये बड़ा परिवर्तन यू टर्न क्यों आया? अन्यथा हम लोगों ने जब आंख खोली इसमें जर्नलिज्म की दुनिया में तो यही उसूल था कि आजम खान है, जियाउर रहमान अंसारी हैं। सर, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये सिद्धांत पॉलिटिक्स का है। यही हमारा सवाल है मेन कि देखिए चंद % वाले जाट उनकी अपनी पार्टी है, वो अपने नेता के पीछे चलते हैं। उंगलियों पर गिने जाने वाले राजभर उनके पास अपना नेता है। उंगलियों पर गिने जाने वाले दलित समुदाय के लोग उनकी अलग नेता है। ये मुस्लिम कौम का नेता कौन है भाई? ये तो हमेशा से कभी मायावती की जय हो तो कभी अखिलेश यादव की जय हो, कभी समाजवादी की जय हो तो कभी कांग्रेस की जय हो, हाथ पंजे की जय हो। तो ये हमारा जय जयकारा कब तक चलता रहेगा? और हमारे लोग कब समझ में आएंगे उन लोगों को कि किसी का जयकारा करने से हमारा भला होने वाला नहीं है? जब तक के हम अपनी खुद की जय नहीं कहेंगे, हम अपनी आवाज खुद की नहीं उठाएंगे, हमें ये लोग इंसाफ नहीं दिला सकते, हमारे लिए ये लोग नहीं लड़ सकते। क्यों? क्योंकि इनको सिर्फ हमारी वोट की जरूरत है, हमारे सपोर्ट की इनको जरूरत है। हमारे वोट और सपोर्ट करने के लिए कभी खड़े नहीं होंगे। आजम भाई ने रुचि वीरा को क्या लड़ा दिया? आप इतना नाराज हो गए? अरे रुचि वीरा को क्या लड़ा दिया? रुचि वीरा को लड़ाना था तो बिजनौर से लड़ाते। आप रुचि वीरा को लड़ाना था, उनका अपना डिस्ट्रिक्ट था, आप उस सीट से लड़ा रहे हैं जो रिजर्व सीट है एक तौर से, जहां से मुस्लिम जीतता यानी निश्चित माना जाता है। आप उस सीट से रुचि वीरा को लड़ाएंगे तो मुस्लिम कहां लड़ेगा? मेरा जो रोना है सर, मेरा जो दर्द है वो दर्द यही है कि 2019 से 2024 तक मुस्लिम नुमाइंदगी पार्लियामेंट के अंदर ठीक नदवी साहब, ठीक अभी रुक जाइए। मैं छोटी सी एक टिप्पणी एहसन सिंह साहब, एहसन सिंह साहब, ये बड़ा परिवर्तन आया है, वरना ये एक सामान्य नियम था, अघोषित नियम था, रवायत थी, परंपरा थी
कि संभल है, मुजफ्फरनगर है, मेरठ है, ये कैराना है, यहाँ से मुसलमान ही लड़ेगा। मुरादाबाद है, रामपुर है, बरेली है, कि भाई मुस्लिम डोमिनेटेड इलाके हैं, इसलिए वहाँ वो ही लड़ेंगे, बीजेपी से यही लोग मुकाबला। अब गाड़ी यूं घूम गई चक्कर खा के, नहीं, ये छोटा रुचि वीरा को व्यक्ति हटा दीजिए, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा परिवर्तन है। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी की टिकट पर नॉन मुस्लिम उम्मीदवार, ऐसा इसके पीछे क्या देख रहे हैं सिंह साहब? ये परिवर्तन कैसे हो गया? छोड़िए अखिलेश यादव वर्सेस आजम खान, वो तो चल ही रहा है, लेकिन नेता आएंगे जाएंगे, ट्रेंड आगे चलता है। एहसान सिंह साहब, भैया वो अनम्यूट कर जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही जी। मैं कह रहा हूँ, एक गाने में कहा गया कि लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। कोई भी बड़ी चीज पाने के लिए बहुत सारी रणनीतियां बनानी पड़ती हैं, सिद्धांत बनाने पड़ते हैं, वसूल बनाने पड़ते हैं, और उन वसूलों पे चलना पड़ता है। अमिताभ जी, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा और सभी बड़े भाइयों के सामने इस बात को रखूंगा। 2014 में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार अपने दम पर बनाती है। बहुत सारे लोग 370 पे हमसे सहमत नहीं थे, जैसे उस समय जो वर्तमान में भी जेडीयू हमारे साथ है वो हमारे सहमत नहीं थी, लेकिन हमने कभी अपने में परिवर्तन नहीं किया। राम जन्मभूमि के मुद्दे पर बहुत सारे लोग हमसे सहमत नहीं थे, हमने कभी परिवर्तन नहीं लिया। और इस देश में एक तरह की विधान, एक प्रधान, एक संविधान की बात हमेशा से भारतीय जनता पार्टी करते रही, उसमें भी हम परिवर्तन नहीं ले आए। अब परिणाम क्या हुआ? जो वर्तमान में पढ़े लिखे मुस्लिम, पढ़ी लिखी मुस्लिम महिलाएं, पढ़ी लिखे सभी धर्म के लोग ये मान कर चले कि हमारा देश बड़ा है। अगर देश में 4 करोड़ मकान मिल रहा है, वो जाति धर्म देखकर तो नहीं मिल रहा है, जैसे समाजवादी पार्टी की तरह था 5 जिले को बिजली, 5 जिले को सड़क, 5 जिले का भी नहीं। अगर 12 करोड़ घरों में जल नल योजना जा रहा है, अमिताभ जी आपने ही अपने शो में दिखाया था, अमिताभ जी उन पहाड़ों में रहने वाली महिलाओं से पूछिए जो सुबह गागर लेकर उतरती थी और शाम को वापस चढ़ती थी, उनके लिए पानी का क्या मतलब होता। ये सारे मतलब उसलिए बदल गए कि जो बिजली कभी एक बड़े घर की रसूख बनती थी कि नहीं ये बड़े घर की शान है, वही बिजली आज सभी के घर में लग जा रही है। वो क्यों धर्म सोचेगा, क्यों धर्म मानेगा? अगर कोई गरीब है उसको दवा मिल जा रही है, वो क्यों धर्म मानेगा? इसी तरह अगर किसी की बहन बेटी है, वो चाहे मेरठ में हो चाहे मुजफ्फरनगर में, सुरक्षित स्कूल जा रही, सुरक्षित अपने घर पहुंच जा रही है, वो क्यों धर्म और जात के बंधनों में फंसकर अपने वोट का वो गलत करेगा? ठीक है, ऐसे परिवर्तन मोदी जी के नेतृत्व में देश में हुआ, योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश में हुआ, कि लोगों की विचारधारा बदल गई। ठीक, नावेश जी को एक आखिरी सवाल, इसका मतलब अब कोई आजम खान, कोई जियाउर रहमान अंसारी और तमाम नेता उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों के नहीं होंगे, क्योंकि अब जो बात मोइन पठान कह रहे हैं कि भाई मुसलमानों ने तय कर लिया कि हिंदुओं के पीछे चल के अब राजनीतिक भागीदारी करनी है, तो बाकी लोग या तो राजनीति से विरत हो जाए जो हैं गलती से, क्या अपने कामकाज में ध्यान दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। नवेश जी को एक मिनट को भाई, आखिरी सवाल। जी बिल्कुल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और मुझे भी लगता है कि अब थोड़े से वक्त के लिए तो कम से कम नहीं होंगे, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष दलों ने मुसलमानों को समझा दिया और मुसलमान समझ भी गए कि भैया ऐसा है, वक्त बहुत खराब चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी बहुत ताकत में है, और अपनी हिस्सेदारी और अपनी भागीदारी को भूल जाओ, हमें वोट दो, हम तुम्हारे ऊपर छतरी बन के तुम्हें कम से कम सुरक्षित रखेंगे। ये एक अंडरस्टैंडिंग है, या अप्रत्यक्ष रूप से अल्पसंख्यक समाज यानी मुसलमानों को समझा दिया गया, मुसलमान मान भी गए। यही वजह है कि जहां से मुस्लिम कैंडिडेट जीतते थे बड़ी आबादी पे, वहां हिंदू कैंडिडेट वो बड़ा सुरक्षित महसूस कर रहे थे। और एक बात सही भी है, जिन्ना ने ये कह के ही गांधी को नमस्ते कर लिया था कि भैया ये लोकतंत्र में तो नंबर का खेल होता है, जिसका ज्यादा संख्या उसकी सत्ता, इसलिए भैया नमस्ते। ये बात तो बिल्कुल सही भी है किसी हद तक कि मुसलमान 20% पर 80% वालों पर कैसे हावी हो पाएंगे। आप बताइए, ओवैसी साहब 20% वोट भी पा ले, आज तो 1% वोट नहीं पाते हैं ज्यादातर राज्यों में,
लेकिन अगर उनको 20% भी दे दिया जाए तो वो 80% वालों को कैसे हरा देंगे? भारतीय जनता पार्टी की पहली कोशिश कामयाब हो चुकी है। 80% वोट उनका लगभग एक होने वाला है, या लगभग हो गया। जातियों का सारा जो बंटवारा था उसने खत्म कर दिया। वहां पर आप 20% इकट्ठा हो जाओगे, कोई दाढ़ी वाला टोपी वाला आ जाएगा। आप हमेशा जो है एक क्लेश का, एक टकराव का और एक बंटवारे की स्थिति बनी रहेगी। इसलिए अल्पसंख्यकों को समझाने के लिए राजनीतिक दलों ने, खासतौर से धर्मनिरपेक्ष लोगों ने ये बात कह दी और मुसलमान मान भी गए। ठीक है नावेद भाई, मैं ये जो नई थ्योरी है ना, जिसको मोइन पठान ने भी फ्लोट किया, नावेद जी ने भी उसकी पैरवी की, एस एन सिंह ने भी उसकी पैरवी की, उसामा नदवी का मुख्तलिफ वो रहा विचार। इसका टेस्ट केस, बड़ी गंभीर बात कह रहा हूं, इसका टेस्ट केस नावेद मोइन भाई 4 जून को मुरादाबाद में हो जाएगा कि कितना परिवर्तन आ गया। अगर मुरादाबाद के हमसे ज्यादा खरा बोलने वाला नहीं मिलेगा। अगर मुरादाबाद के 45% मुसलमानों ने रुचि बीरा को जिता दिया तो मैं मान लूंगा कि घूम गई राजनीति उत्तर प्रदेश की, और रुचि बीरा हार गई तो मैं मान लूंगा ये फर्जी थे, शोशेबाजी थी, इसमें कोई दम नहीं। नावेशी को गलत तो नहीं कह रहा, यहीं से पता लग जाएगा। 45% वोट है। अब कुछ गठबंधन का भी होगा, नहीं काय का बंधन, तो मिला के नैया पार हुई। अब मुरादाबाद में कोई भाजपा के पास कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता ऐसा हो, ऐसा भी नहीं कि एक तरफा चुनाव कर ले जाएंगे। रुचि बीरा जीतेंगे तो मैं मान लूंगा परिवर्तन आ गया मोइन पठान, और नहीं जीती तो फिर बैठेंगे हम लोग, फिर मजलिस लगेगी, फिर सवाल खड़ा करेंगे कि बदलाव नहीं आया मेरे दोस्त, ये जालसाजी हो रही है। जालसाजी ठीक नहीं। मैं एक बात कहता हूं, मुझसे कल्याण सिंह ने एक बार कहा, कल्याण सिंह साहब ने, एहसन सिंह साहब, ये लोग बड़े नेता थे, लंबा समय इन्होंने लोक जीवन में बिताया, और जहाज, ऐसा नहीं कि जहाज से जीवन शुरू किया, ये लोग तो पैदल और साइकिल से जीवन शुरू करने वाले लोग रहे। ट्रेन से उतरे, स्टेशन से रिक्शा कर लिया, ऐसे जीवन। उन्होंने कहा कि अग्निहोत्री जी अब इतना बदलाव आ गया है भारत में, नावेद भाई आप भी सुन लीजिए, कि कोई जात हो, कोई धर्म हो, उसका आदमी कहता है कि भाई हमारा आदमी मंच पर है, उसको कुर्सी है कि नहीं, माला है कि नहीं, तब तो हम मानेंगे। आप हमको लेके चले, नहीं तो बेकार से फालतू बात। क्या ये जान लीजिए, ये छोटी छोटी पार्टियां क्यों बनी, निषाद पार्टी क्यों बनी, राजभर पार्टी की पार्टी क्यों बनी, सुभपा क्यों बनी? ये समोसे बेचने के लिए बना है? नहीं ना। और इनको वोट मिलता है, ये खुद नहीं जीत सकते, लेकिन जिससे जुड़ जाते हैं उसको तो लाभ कराई देते, ये इनकी ताकत है। लेकिन पार्टी बनाई ना, वरना वो ऐसे ही सोच सकते थे कि ठाकुर साहब के नेतृत्व में ही सब है, और बाकी मतलब किसी के भी नेतृत्व में कहते जय जय हो जाएगी, क्या अलग पार्टी बना क्या करेंगे? नहीं। शिरोमणि अकाली दल क्या है? वो सेमी रिलीजियस पॉलिटिकल आउटफिट है। नावेद भाई, शिरोमणि अकाली दल सेमी रिलीजियस पॉलिटिकल आउटफिट है। क्या हम यही बात कह सकते हैं कि पंजाब में मोइन पठान मुख्यमंत्री हो जाएंगे तो क्या दिक्कत है, अच्छा शासन चलाएंगे, क्या कह सकते हैं? क्या मोइन पठान व्यक्ति नहीं, जहां इशारा कर हो सकते नहीं ना। एहसन सिंह भी नहीं हो सकते, मोइन पठान को तो छोड़िए। वहां अमरिंदर सिंह हो सकते हैं, बादल हो सकते हैं, या उन्हीं के जैसे लोग हो सकते हैं। लोकतंत्र की इस विशिष्टता को भी ख्याल रखना चाहिए, ये कोई खराब बात नहीं है, ये जान लीजिए। या आप इतने ईमानदार हो मोइन पठान
बात शुरू तो हुई थी रोचक उससे, लेकिन गंभीर बहस में चली गई। आप जब अर्जुन सिंह थे, हेमवती नंदन बहुगुणा थे, उन लोगों को मुसलमानों ने नेता माना। मैं उस दौर में राजनीति कवर करता था। लेकिन जब 2 सीट में 1 सीट आपको छोड़नी हो, उसमें भी आप मुसलमान नहीं लड़ाओ, तो ओवैसी के लिए रास्ता खिड़की खुलती है। मोइन पठान, तब ओवैसी के लिए खिड़की खुलती है। आपने लड़ा दिया होता आजमगढ़ से किसी मुसलमान को और लोकसभा पहुंचा दिया होता, तो मुसलमान भरोसा करता, कहता कि भाई ना भाई नेताजी, अब नया नेता चुन क्या करेंगे। क्या आपकी सीट नहीं मांग रहा था, आपके पास 2 थी, हमारे पास 2 गिलास पानी, एक ही पिएंगे, एक दे दे, ये बात थी। यहां से समस्या पैदा होती है। खैर, ये विषय बड़ा अकादमिक हो गया। 4 जून को मुरादाबाद में टेस्ट केस हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति कितनी बदली। मुजफ्फरनगर में राणा की जगह कादिर राणा जैसा, नाम में मत जाइए, उसको समझिए, उस मुस्लिम उम्मीदवार की जगह आप प्रजापति को लड़ाते हैं, तो कितना बदला चुनाव, और जनता उसको किस पर्सपेक्टिव में ले रही, ये भी समझना पड़ेगा। अब मैं एक टिप्पणी आजम खान और अखिलेश यादव पर जरूर करूंगा। मेरी समझ में जो कुछ हुआ ये बुद्धिमत्तापूर्ण कतई नहीं। जब आप आजम खान से मिलने जेल गए थे, क्या उसी दिन ये सब चीजें तय नहीं हो सकती थी? जब आप जो बात मोइन पठान कह रहे हैं, मैं उनकी बात से इत्तेफाक कर रहा हूं कि अंत में झूमा झटकी कितना भी कर लो, रामपुर में लड़ाएगा वही जिसको आजम कहेंगे। तो जब यही करना था तो उसको कागज देते और पेंसिल देते, कहते कि चाचा इस पे 2 नाम लिख दो, एक रामपुर में लड़ा दे, एक उसको चिट्ठी दे दे, एक मुरादाबाद में, और बाहर आ जाते। ये दुनिया का ड्रामा क्यों हुआ? ये किन लोगों ने पंप कर दिया, ये भी समझना पड़ेगा। एक इशारा करता हूं, आजम खान का समाजवादी पार्टी की जो लीडरशिप है, फैमिली लीडरशिप, उसमें 3 कोण है, तो उसमें एक कोण से उनका बहुत तीखा ऐसा है। क्या वो तो नहीं समझा दिए कहीं कि ना आजम खान कौन होते हैं, हम अपने ढंग से फैसला करेंगे क्या? अन्यथा जब मुझे आधा किलोमीटर दूर जाके ओसामा की बात माननी है, उनके आगे सरेंडर करना ही है, तो मैं आधा किलोमीटर पहले इनसे युद्ध क्यों करूंगा? अपनी हार दर्ज करवाने के लिए? इतना बुड़बक तो कोई नहीं होता, और सियासत वाला तो कभी नहीं होता। पठान साहब, मैं इस बहस में जा ही नहीं रहा। आजम खान जो नावेद कह रहे थे कि अब उनका पॉलिटिकल क्लाउड खत्म हो गया, हो सकता है खत्म हो गया हो सकता है कुछ बचा हो, बुझ गया है तेरे हुस्न का हुक्का, वो तो हम हैं जो गुड़गुड़ाए जाते हैं, मुझे नहीं पता क्या है। लेकिन अगर आप बड़ा उनको मान रहे थे और आपको लग रहा था वो रायता फैला सकते हैं, तो आपने रायता की हिफाजत क्यों नहीं की? क्या ये बेहतर नहीं होता उन्हीं के हाथ से 2 नाम लिखवा लाते और टीवी पर वो उनके हाथ की राइटिंग दिखा देते? क्या अब एसटी हसन जब ये पूछ रहे हैं कि हुजूर मेरी बेइज्जती काहे कराई, तो अब इसका उत्तर कौन देगा? एसटी हसन तो मुसलमान है, बोनाफाइड, उसमें तो कोई समस्या है नहीं। मोइन पठान वो तो ओरिजिनल मुसलमान है, वो पूछ रहे हैं जब हमको टिकट नहीं देना था तो हमकारी फजीयत क्यों कराई? ये मुद्दा चुनाव में जाएगा कि नहीं जाएगा? ये ओसामा नदवी की पार्टी या कोई ऐसी ही पार्टी खड़े होकर ये नहीं कहेगी कि एसटी हसन की कुर्बानी का कारण तो पूछो, तब तो मुझे मुश्किल लग रहा है कि फिर भी मुसलमान कहे कि नहीं नहीं हम रुचि वीरा को नेता मान रहे। नहीं, ऐसे खेल नहीं खेले जाने चाहिए सार्वजनिक तौर पर जिनमें पराजय तय हो। आजम खान साहब के पास खोने को क्या है बताओ?
उनके पास खोने के कुछ है ऐसा सिंह साहब? नहीं। जीवन की पारी जी लिए जैसा जीना था, कटनी थी कट गई जैसी कटी। लेकिन अखिलेश जी को तो अभी राजनीतिक जीवन आगे बहुत पड़ा है ना, ऐसे ऑब्वियस बैटल्स में नहीं उलझना चाहिए। नावेद गलत तो नहीं कह रहा। आजम खान के कहे से एक भी टिकट ना होता तो वो जेल से बाहर नहीं आ जाते, और ये 2 टिकट उनके शिष्यों को, शागिर्दों को मिल जाए तो भी उनकी जमानत नहीं हो रही इससे, नहीं ना। उनके ऊपर तो मुर्गी चोरी, बकरी चोरी और क्या क्या लगा है, उसी से निपटना मुश्किल है उनके लिए। तो सियासत तो तब करेंगे, पहले उनसे निपट जाएंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी का चेहरा खराब हो गया चुनाव की चौखट पर आकर, चुनाव की देहरी पर आकर। जब चुनाव सर पर हो तो ऐसे संघर्षों से बचा जाना चाहिए। और कई लोगों की प्रतीकात्मक कीमत होती है, उसका सम्मान होना आपको मजबूरी में करना पड़ता है। मुझे याद है, एक टिप्पणी करके छोड़ दूं, समाप्त करूंगा। वाजपेयी जी की सरकार थी, नवश को, विनय कटियार को मान लीजिए वो आजम खान जैसी स्थिति में थे क्या, लेकिन अड़ गए, लोकसभा के भीतर रार फैला दी, बेल में आ गए। वाजपेयी सरकार के लिए मुश्किल हो गया। विनय कटियार के साथ कोई बहुत बड़ा वो नहीं था उस वक्त, जंजवार, वो अशोक सिंघल तो थे नहीं, लेकिन राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े रहे थे, बजरंग दल के अध्यक्ष थे उस समय। इस नाते अगर उन पर कोई सख्ती हो जाती तो भाजपा के लिए मुश्किल हो जाती। समझ रहे हैं ना आप बात को? इसलिए उनको सेफ पैसेज दिया गया विनय कटियार को। एहसन सिंह, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। कहा भैया इधर से निकल जाओ, शांति से दया रखो प्रभु। क्या बाद में जो होना था वो हो गया उनका, लेकिन उस वक्त उनसे युद्ध नहीं किया गया। और अगर वाजपेयी की सरकार, बीजेपी उनसे युद्ध करती तो उनके पास तो कुछ खोने को था नहीं। आजम खान साहब भी उसी परमहंस अवस्था में पहुंच गए हैं, उनके पास भी कुछ खोने को नहीं है। अब तो उनकी रुचि का मामला है, चाहे जिसको टिकट दिलाएं, चाहे जिससे को लड़वाएं, चाहे जो फतवा जारी करें। लेकिन पार्टियों को इस बात को देखना चाहिए कि उनका जो कोर वोट है, उसके जो सिंबल हैं, उनके साथ पब्लिक में टकराव नहीं हो। समाजवादी पार्टी कुछ भी कहे, अभी आजम खान टाइप जो वो है धारा, वो उसका कोर है समाजवादी पार्टी का। ऐसा तो नहीं कि आजम खान के का कोई विकल्प तैयार हो गया समाजवादी पार्टी में। आजम खान कुछ नहीं हो मान सकते हैं नावेश को, लेकिन आजम खान के लंबाई का कोई नेता दूसरा तैयार हो गया सपा में, ऐसा भी नहीं है, ये भी जान लीजिए। बाकी जो है इरफान सोलंकी से लेके वो अभी बच्चे हैं और बहुत छोटे हैं। धन्यवाद।